हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम जो क्लास 12th का लेसन है डीप वाटर, इस टाइटल ही बता रहा है किस प्रकार से पानी के अंदर जाकर मौत के डर को महसूस करके और फिर बाहर आकर और उस डर को कैसे जीतना और अंत में पूरी तरह से डर को हटाकर फील रिलीज्ड। तो वो हमें पढ़ना है और ये विलियम डगलस उनका जो वर्क है उसका एक्सट्रैक्ट इसमें से लिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो भी आपको स्टडी मटेरियल है, जो मतलब समरी है, पैरावाइज एक्सप्लेनेशन है एंड अ लॉट ऑफ वेल एक्सप्लेन ग्लोसरी है, मीन्स वर्ड मीनिंग्स जो इस लेसन के हैं, और यहाँ पे भी जो टर्म्स दिए गए हैं ये है ये सब, तो ये सब भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, हमने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसके जो राइटर हैं उनके बारे में तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, मिनेसोटा में, जो कि अमेरिका में है। मेन एक टाउनशिप है और उन्होंने अपनी डिग्री लेने के बाद उन्होंने लगभग 2 साल पढ़ाने का भी काम किया यकीमा में। यकीमा एक काउंटी है, काउंटी का स्टेटस स्टेट से बिलो होता है, लेकिन टीचिंग उनका मन नहीं लगता, मतलब ही गॉट टायर्ड। उसके बाद वो फिर लीगल कैरियर अडॉप्ट करते हैं और जो 32वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो वहाँ पर वो उनके एडवाइज़र भी बनते हैं और उनके अच्छे खासे मित्र भी बन जाते हैं। और वो सिविल लिबर्टीज़ के लिए, इंडिविजुअल लिबर्टीज़ के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ उनके लिए लड़ा, एडवोकेट तो थे ही वो। 1975 में रिटायर हुए और उनका बहुत ही अच्छा खासा लंबा कैरियर रहा, मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, 36 ईयर्स तक का उनका जो ये टेन्योर था। और ये जो एक्सेप्ट लिए गए हैं, मतलब जो हिस्सा लिया गया है, वो ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस है ना, उन्होंने लिखा था, तो उसमें से लिया गया है। और इसमें बताया गया है किस प्रकार से जब वो छोटे होते हैं, मतलब यंग बॉय होते हैं विलियम डगलस जी, तो किस प्रकार से वो लगभग लगभग स्विमिंग पूल में डूब ही गए थे, मतलब रियल स्टोरी है उनकी लाइफ की। और फिर यहाँ पे वो डर की बात करते हैं और वो भी वाटर के डर की बात करते हैं, मतलब हाइड्रोफोबिया जिसे हम कहते हैं, और अंत में ही ओवरकेम इट। तो वो इंटरेस्टिंग है, इंस्पायरिंग है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। और ये जैसे मैंने बताया आपको यहाँ बीच में ही मिलेंगे और अलग से आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट ज़रूर विजिट करिए क्योंकि वहाँ पे आपको लास्टिंग मैटर मिलता है जो आप बार बार जाकर विजिट करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हमसे डिमांड कर सकते हैं, हम भी आपके लिए तैयार कर सकते हैं नया मैटर। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। लगभग 10 से 11 साल का था तब ऐसा कुछ हुआ था। और मैंने स्विम करने का डिसाइड कर लिया था कि मुझे तैरना है। और ये वाईएमसीए पूल की बात कर रहे हैं। वाईएमसीए जो है वो यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन है जो अपनी कम्युनिटी के लिए काफ़ी कुछ वर्क करता है, फैसिलिटीज़, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़। उसमें स्विमिंग पूल भी एक हिस्सा है, वो सब लोगों के लिए तैयार करते हैं, छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बड़े लोग हों। तो वो वाईएमसीए पूल जो है वो याकीमा में था। जैसा मैंने बताया एक काउंटी है अमेरिका के, जो पैसिफिक जो कोस्ट है वहाँ पर है ये याकीमा प्लेस। और दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, यानी अवसर, यानी यहाँ पे सीखने का स्विमिंग पूल में। एग्जैक्टली का मतलब होता है कि वो, मतलब जिस पर्पज़ के लिए वो पूल बना था तो उस पर्पज़ को पूरी तरह से फुलफ़िल करता था, अपनी उम्मीद के मुताबिक वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता था टू एन्जॉय स्विमिंग एंड टू लर्न स्विमिंग। अब बात आती है कि जो याकीमा रिवर की जो बात है ना, जो याकीमा रिवर मेनली तो जाके बाद बाद में चल के कोलंबिया रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी बनती है याकीमा रिवर को। लेकिन यहाँ पे ट्रेचरस बताया गया है, मतलब कि यहाँ पे ग्लोसरी वगैरह आप ज़रूर ध्यान दीजिए क्योंकि ये आपकी स्किल को भी और अच्छे वर्ड्स को यूज़ को कैसे आप स्कोर करने के लिए, अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। तो दरअसल ट्रिचरी का मतलब होता है धोखेबाजी, ट्रिचर्स का मतलब होता है जो आपको धोखा दे दे, मतलब नॉट रिलायबल, और ये खतरनाक भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो याकीमा रिवर है उसके हजार्डस एंड डेंजरस होने की बात की गई यहाँ पे। और उसकी वजह क्या थी कि जो उसकी माँ थी वो बराबर इस चीज़ की वार्निंग उन्हें देती रहती थी अगेंस्ट इट, क्योंकि उसमें लोग डूब जाया करते थे। तो सी केप्ट एफ्रेश, मतलब उनको अपडेट करती रहती थी, उनके दिमाग में तरोताज़ा बनाए रखती थी कि क्योंकि छोटे थे वो उस वक्त है ना, तो उनके माइंड में डिटेल्स डालती रहती थी कि कब कौन डूब रहा है वहाँ पे, मतलब ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। जैसे अखबार में खबर छपती हैं, कुछ भी नया कुछ होता है तो वो बताती रहती थी। लेकिन जो वाईएमसी है ना वो सेफ़ था, वहाँ पे कोई डर की बात नहीं थी क्योंकि वहाँ पे सारी सेफ्टी अरेंजमेंट्स थे। और लगभग वो 2 से 3 फीट डीप था सैलो एंड पर, और वो 9 फीट डीप था अदर एंड पर। मीन्स कि स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल में जब आप एंटर करते हैं तो शुरू में उसकी जो गहराई होती है वो कम होती है, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा डीप होता चला जाता है ना, और ये वाटर का लेवल है तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो है वो 2 से 3 फीट और यहाँ पे जाके 9 फीट। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जाएंगे, यहाँ डूबने के चांसेस हैं, और यहाँ तो वो कम थोड़ा सा रहता है, हल्का हल्का। तो अच्छे तैराक नहीं है तो यहाँ तो आप जल्दी नहीं जाएंगे। और उसका जो ड्रॉप था वो ग्रेजुअल था, ग्रेजुअल मतलब नॉट सडन ड्रॉप,
मतलब जैसे जैसे आप जाएंगे धीरे 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 धीरे, तो वैसे वैसे धीरे धीरे करके उसका ग्रेजुअल, मतलब एक प्रकार देखा जाए तो एक तो ये स्टीप मतलब डीपनेस हो सकती है, और एक हल्का 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 ये डीपनेस हो सकती है। तो वो है जब आप अंदर एंट्री करोगे तो धीरे धीरे आप ग्रेजुअली स्लोली द ड्रॉप, दैट इज़ द स्टीपनेस, जो उसका जो ढाल है वो बढ़ती है। आई हेटेड टू वॉक। क्या वॉक? देखिए यहाँ पे जो ये बनाया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं याकीमा रिवर। वास्तव में यहाँ पे एन होना चाहिए, है तो नैस रिवर जो है वो ये जो टाइटन रिवर है वो जाके यहाँ पे मिलती है। और ये है याकीमा रिवर जो आप पूरी देख रहे हैं यहाँ पे, पूरी पूरी ऐसे चली आई है, यहाँ से निकलती है, 2 फोर्क इसके बनते हैं, और ऐसे आके यहाँ पे ये अंत में जाके कोलंबिया रिवर मिलती है। और ये टाइटन रिवर है जो नैस रिवर में जाके मिल जाती है। चलिए इस पे इसमें लिखा भी गया है किस प्रकार से याकीमा जो रिवर है याकिमा, वो कोलंबिया रिवर की ट्रिब्यूटरी है और वाशिंगटन में है ये। और ये याकम्मा लोगों के नाम पर रखा गया है, तो थोड़ी बहुत जानकारी इनकी भी होती है। ये जो याकीमा काउंटी है उसके बारे में बताया जा रहा है कैसे उसका नाम पड़ा। तो यहाँ जो वॉक करने की बात कर रहा है नेकेड, मतलब विदाउट एनी कवर, तो वो पानी के अंदर घुसना चाहता था तो नंगा नहीं घुसना चाहता था, क्योंकि उसके जो पैर थे वो स्किनी थे, पतले पतले थे। यहाँ पे थोड़ा सा लिटरेरी टर्म यूज़ किया गया प्राइड, बट आई सबड्यूड। सबड्यूड का मतलब होता है वैसे तो दबा देना, तो यहाँ पे क्या दबाने की बात हो रही है? अपनी फीलिंग्स को दबाने की बात हो रही है। उसके मन में उठ रहा है ना कुछ, तो उसको कंट्रोल करने की बात है। और सबड्यू करना है प्राइड, एंड आई डिड इट, और मैंने उसे किया भी। दरअसल प्राइड वो होता है जब आपको कोई बहुत ही अच्छा अचीवमेंट हो, है ना, आपने कुछ बढ़िया हासिल किया हो, तो उसके लिए प्राइड यही है कि वो नेकेड उसमें नहीं जाना चाहता था, और लोग शायद जा रहे होंगे। तो यहाँ पे उसकी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, एम्बेरसमेंट है, शर्म, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो पैर दिखाना उसे अपनी इज्जत उतारने जैसा था। तो अपनी उसी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ एम्बेरसमेंट को दूर किया और अपने पैर दिखाए, यानी अपनी शर्म को उसने दूर किया। और मैंने ऐसा किया भी कि चलो भाई यहाँ तो अपनी इज्जत को एक तरफ रखो और चुपचाप घुस जाओ अंदर, क्योंकि उसे सीखने का निर्णय लिया था उसने शुरू से ही। फिर भी आई हैड एन एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो वाटर को तो पसंद नहीं करता था, पर वो सीखना ज़रूर चाहता था। जब वो उसके अंदर घुसता है तो मतलब जो वाटर में वो फर्स्ट प्रवेश करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो पानी के अंदर जब वो जाता है तो पता नहीं क्यों अच्छा लगता। उसका कारण उसने आगे बताया है कि दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3, मतलब शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन ये चीज़ें शुरू हुई हैं जब वो 3 से 4 साल का था, इसे आपको याद रखना है। और उसके जो पिताजी थे, ये कैलिफोर्निया की बात हो रही, ये भी पैसिफिक कोस्ट है, पैसिफिक ओशन का। तो वो दोनों जो है ना, ही एंड आई स्टूड टुगेदर, दोनों साथ खड़े थे सर्फ में। देखिए वैसे तो सर्फ करना, नेविगेट करना, आप इंटरनेट सर्फ करते रहते हो, बट यहाँ पे जो बात है वो ये है कि जैसे मान लीजिए किनारा है ना, बीच बना हुआ है, तो जो लहरें होती हैं वो लहर यहाँ टकराती हैं। तो शुरू में जो पोर्शन होता है जहाँ पे आप अंदर पैदल ही जाते हो इस तरह से, तो वो आपका सर्फ का इलाका होता है। तो वही कह रहा है कि जब मैं वहाँ पे था, आई हंग ऑन टू हिम, मतलब मैं एकदम पकड़ के पिताजी को खड़ा था। द वेव्स नॉक्ड मी, जब तक मैं उनको पकड़े हुआ था उसके बावजूद भी वेव्स जो थी मुझे गिरा दे रही थी। पतले पतले पैर थे तो पतला खुद भी रहा होगा। एंड स्वेफ्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से गुजर जा रही थी, ऐसा उसने कहा है। आई वॉज बरीड इन वाटर। अब देखिए ये तो कुछ ज़्यादा ही उन्होंने कह दिया है ना, मैं पानी के नीचे दब से जाता था, बट एनीवे कहने का मतलब ये है कि पानी मेरे ऊपर से गुजर जाता था काफ़ी मात्रा में, और मेरी सांस रुक जाती थी डर के मारे। आई वॉज फ्राइटेंड। पिताजी हंस देते थे क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पे कोई डूबने का खतरा नहीं है और मैं तो साथ हूँ और बच्चा है। तो देयर वॉज ए टेरर, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि टेरर, देखिए फियर का मतलब होता है डर, लेकिन उस डर से जो डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा वो हमें टेरर, मतलब हमें टेरराइज कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई असाइनमेंट दिया गया, होमवर्क दिया गया, आपने नहीं किया, तो नहीं किया तो आपको टीचर का डर है, लेकिन उस डर से टीचर क्या कर सकता है, मार सकता है, पापा को बुला सकता है, घर में बता सकता है, डायरी नोट दे सकता है, प्रिंसिपल तक ले जा सकता है। तो ये जब सोच सोच के जो जो डिफरेंट इम्पैक्ट्स और उस फियर की वजह से क्रिएट होता है, वो सब टेरर है। तो मेरे दिल में जो है टेरर बैठ गया। एंड ओवर पावरिंग मीनिंग तो आप जानते ही होंगे कि मतलब कोई भी आप पे हावी हो जाए, आपको हरा दे, आपको पटक दे, आपको बस में कर ले, ओवर पावरिंग। क्योंकि जो वेव्स थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी और मुझे अपने वश में कर लेती थी। तो आगे चलते हैं। वाईएमसीए में जो मेरा इंट्रोडक्शन था, मतलब जब वाईएमसीए में मैं गया फर्स्ट टाइम में स्विमिंग पूल में, तो उसने क्या किया कि रिवाइव कर दिया। देखिए रिवाइव का मतलब होता है कि तरोताज़ा कर देना, फिर से ज़िंदा कर देना। निश्चित है कि यहाँ पे जो उसका डर था, वो जो जब वो 2-3 साल का था, है ना, तब का, तो स्विमिंग पूल में जब वो आया तो कितने साल का हो गया था याद है आपको? 10 और 11 ईयर्स ओल्ड।
तो वाइफ से पूल में जाते ही मेरी जो अनप्लीजेंट मेमोरीज़ हैं, मतलब जो आपको मन को अच्छा ना लगे वो आपके लिए अनप्लीजेंट है, तो वो डरावनी यादें जिनसे मैं बचना चाहता था वो फिर से रिवाइव हो गई। एंड स्टर्ड, देखिए वैसे स्टर्ड का सीधा सा अर्थ ये समझ लीजिए कि घर में आपकी मम्मी है, सिस्टर हैं, घर में खाना वाना पकाती हैं, तो कलछल से वो सब्जी को चलाती हैं, कुछ पकाती रहती हैं, तो वो स्टरिंग ही होती है, तो उसको मूव करती रहती है जो चीज़ उसके अंदर पड़ी, जैसे वो नीचे लग ना जाए। वो पकाने का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर डर के स्टर होने का मतलब होता है कि उसके जो डर था पुराना, उसके अंदर फिर उसने हलचल मचा दी उसके हार्ट में आके, मतलब उस डर को छेड़ दिया, उसके मन में डाल दिया, उसके मन में। ही अगेन स्टार्टेड फीलिंग दैट फियर, तो वो द्रवित हो गया एक प्रकार से, उसका जो बचपने का जो डर था। लेकिन बट इन लिटिल वाइल, थोड़ी देर में आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना विश्वास इकट्ठा किया, मतलब अपनी जो कि मुझे डरना नहीं है ना, ये सारी चीज़ें आप अपने अपने आप को कि आई कैन डू, आई कैन डू। और फिर मैंने पैडलिंग शुरू की, मतलब उसमें तैरने की, पैर से, हाथ से। और उसने वाटर विंग्स लिए थी। वाटर विंग्स जो होते हैं वो तैरने में मदद करते हैं, बच्चे लगा लेते हैं। और मैं और बच्चों को देख रहा था और उनको नकल करने की कोशिश कर रहा था। एप मतलब नकल करना, मतलब जैसे दो कर रहे हैं वैसे कॉपी करना। मैंने लगभग 2-3 बार ऐसा किया अलग-अलग दिनों में आके, और ये शुरुआत थी। टू फ़ील एट ईज़, मतलब एट ईज़ मतलब होता है कि बस उसे लगने लगा तो बहुत आसान मैं इसको कर सकता हूँ, और कुछ-कुछ डर भी उसका दूर हो रहा होगा। इसे कहते हैं ना फ़ील एट होम। जब मैं बहुत सहज हो गया, आई कैन ईज़िली डू दैट इन द वाटर, देन द मिसएडवेंचर, यानी कि अनहोनी, है ना? अनफॉर्च्यूनेट इवेंट्स हैपेंड। तो कुछ अनहोनी उसके साथ हुई, हमें वही अनहोनी पढ़नी है। मैं पूल पर गया, जब वहाँ पे कोई नहीं था और वो हर जगह मतलब शांति छाई हुई थी, ही वॉज़ अलोन देयर, और वाटर भी स्टिल था, और टाइल्ड, मतलब चूँकि जो जो वो स्विमिंग पूल बना हुआ था तो वो टाइल लगे हुए थे उसके अंदर, तो बॉटम का जो टाइल है वाटर क्लीन था, तो वो टाइल जो है वो साफ़ नज़र आता, जैसे बाथटब का टाइल नज़र आता है ना, जो घरों में आप यूज़ करते हैं। क्योंकि छोटा-सा होता है, उतना गहरा नहीं होता, बट स्विमिंग पूल का मिनिएचर फ़ॉर्म तो है ही है वो। और आई वाज़ टिमिड, खुद ही अपनी कमी बता रहा है। टिमिड मतलब दब्बू टाइप का था वो, हैं? अबाउट गोइंग अलोन, उसे अकेला जाने में डर लगता था। तो मैं जो है वो जाके वहीं पे बगल में बैठ जाता है साइड में पूल में, और वो और लोगों के आने का इंतज़ार करने लगता है कि और लोग आ जाएँ तो मैं स्विमिंग स्टार्ट करूँ। और आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मतलब मैं ज़्यादा देर तक मुझे वहाँ इंतज़ार नहीं करना पड़ा, तभी एक बिग ब्रूज़र आ गया। ब्रूज़र मतलब हट्टा-कट्टा, है ना? वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का आदमी, और एग्रेसिव भी हो, मतलब थोड़ा-सा बुली भी करे दूसरे लोगों को, दादागिरी दिखाए, धौंस जमाए, यानी अपनी पर्सनैलिटी का दुरुपयोग करे एक प्रकार से। तो इसमें लिखा है कि ब्रूज़र ऑफ अ बॉय, कहने के लिए वो लड़का था, मतलब ही वाज़ नॉट अ मैन ऑफ 20-25 ईयर्स एटसेट्रा, लेकिन वो लड़कों में भी ब्रूज़र टाइप का था, और प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, तो लगभग 18 साल का रहा होगा। एंड ही हैड थिक हेयर, उसके बाल थे, घने बाल थे चेस्ट पर, सीने पे, मतलब बता रहा है किस प्रकार से उसकी जो डेवलपमेंट थी वो लड़के, मतलब कम उम्र में भी एक अच्छे खासे आदमी जैसी हो गई थी। बट इसके अंदर दिया गया है कि ही वॉज़ अ ब्यूटीफुल, फिजिकल मतलब बॉडीली, स्पेसिमेन मतलब नमूना, एग्जाम्पल, सैंपल। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने ही मतलब एक जिसे कहा जाए कि मर्द आदमी होने का एक अपने आप में एक खास नमूना था वो, और हैंडसम था, मतलब कहने का मतलब ही वॉज अ वेरी हैंडसम पर्सनैलिटी, ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेल बिल्ट बॉडीली, मतलब बॉडीली वेल बिल्ट मैन। और उसके जो पैर थे, आर्म्स थी ना, तो उनमें रिपलिंग मसल्स थी। रिपलिंग मतलब होता है थोड़ा सा लहरदार, जैसे ना हाथ जो होते हैं उस तरह से जो हाथ बने होते हैं उनमें बॉडी में जो एकदम ऐसे उठाते हैं वो लोग हाथ हो, तो देखिए किस प्रकार से ऐसे से जो डिफरेंट रिपल्स बन जाती है मसल की, तो वो चीज़ है यहाँ पे, है ना, इस टाइप से। वो चिल्लाया, हाय स्किनी, वही ब्रूजर, हाउ डू लाइक टू बी डक्ड। यहाँ डक का मतलब झुकाना वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब झुकने से मतलब है किस प्रकार से तुम डुबकी लगाना चाहोगे, कैसे कूदना चाहोगे इसमें। विद दैट ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठा लिया, और टॉस्ट, उछाल दिया ऊपर, और डीप एंड पे ले जाकर छोड़ा, मतलब जैसे स्विमिंग पूल बना हुआ है, तो स्विमिंग पूल में उसने इसको यहाँ से उठाया और इतना फेंका कि जाके यहाँ पे जो 9 फीट वाली जो गहराई है, यहाँ पे जाके गिरा वो ऊपर से नीचे की तरफ। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं जाके एकदम सिटिंग पोजीशन में ही मैं लैंड कर गया इसके ऊपर, मतलब उसने उसको जैसे बैठे रहते हैं ना, तो उसने बैठे बैठे उठा लिया, उसके जो है घुटने मुड़े होंगे, है ना, इस टाइप से, तो उसने वैसे ही उठाया ऐसे गोल गोल और उठा के फेंक दिया, वो वैसे ही वहाँ जाके पड़ा, पानी की सतह पे लैंड किया वो। सॉलिड वाटर, और थोड़ा सा अंदर गया तो उसने पानी भी निगल लिया,
एंड वेंट एटवर्स टू द बॉटम, और बॉटम तक पहुंच गया। मैं डरा हुआ था, लेकिन नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। देखिए, विट का मतलब होता है कि आपकी वो ब्रेन और वो विजडम जो आपको प्रॉपर टाइम पे सही निर्णय लेने में मदद करती है ना। हाजिर जवाब का तुरंत, मतलब देयर इज ए प्रॉब्लम देन आई हैव ए सॉल्यूशन, तो तुरंत सोचना होता है। तो इसकी जो इंटेलिजेंट वाइज बुद्धि से आप कह सकते हो वो बिट्स। लेकिन यहाँ पे मतलब ये है कि मैं डरा तो हुआ था, लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा था। मैं अपने दिमाग से बाहर नहीं था। मेरी रीजनिंग, मेरी लॉजिक, मेरी थिंकिंग चल रही थी। मेरे होश ठिकाने थे। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था, आई प्लान, तो मैंने प्लानिंग की कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मैं एकदम बॉटम पे जाके मेरे पैर टकराएंगे तो मैं एक बिग जंप लूंगा और सरफेस पे आ जाऊंगा। मतलब ऐसे जैसे जाएंगे तो तुरंत यहीं से कूदूंगा तो ऊपर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट, उसके बाद फ्लैट लेट कर पैडलिंग करते हुए पूल के किनारे तक आ जाऊंगा। पूल के किनारे तक आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ रॉप वगैरह होती होंगी। इट सीम्ड लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जाने में ही काफ़ी समय लग गया। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। अब चूंकि वो एक तो डरा हुआ था, और पानी जो होता है उसमें वाइंड फोर्स होता है, तो वो ऊपर की तरफ भी आपको ढकेलता है और नीचे भी धकेलता रहता है। तो आप ऐसे ऐसे लहर मारते हुए धीरे धीरे जो है जाते हो। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा उसे, और फिर पानी में उसे ऐसा महसूस हुआ। देखिए, वो तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, तो वो उसे लगा कि काफ़ी लंबा समय उसे 90 फीट जैसा लगा। बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। अब देखिए, यहाँ पे लंग्स वर रेडी टू बस्ट का मतलब ये है कि भाई देखिए, वो नीचे की तरफ जा रहा है, पानी ऊपर की तरफ फोर्स मार रहा है, तो उसके जो फेफड़ों पे है ना, बॉडी पे प्रेशर पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे जो उसके फेफड़े फट जाएंगे। और सच में जब आप तैरते हैं तो पानी का फोर्स तो इसी पे लगता है ना पूरा आके। लेकिन जब मेरे फीट बॉटम को टच करते हैं तो आई समंड। समंड मतलब होता है कि आप वैसे, समंड मतलब होता है कि आप बुलाओ, लेकिन यहाँ पे समन का मतलब जनरली हम यूज़ करते हैं जब अपने पूरे के, जब डर जब हो जाता है, हम ऐसी सिचुएशन फंस जाते हैं तो अपनी पूरी हिम्मत को बटोरने की कोशिश करते हैं, हिम्मत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो समन ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करने की कोशिश की। एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और स्प्रिंग जैसा ऊपर की तरफ मैं कूदने की कोशिश की, क्योंकि जब वो नीचे बॉटम पे आती है पूरी ताकत लगानी पड़ेगी उसको ऊपर जाने के लिए। और आई इमेजिन आई वुड बॉब। अब सोचने के मुताबिक ना, वॉट वी, अब जो हम सोचते हैं हमेशा वैसा तो होता नहीं। और पहला एक्सपीरियंस था तो उसने सोचा कि मैं बॉब जैसे बाहर आ जाऊंगा सरफेस पे, लाइक अ कॉक। तो कॉक आप जानते हैं, लकड़ी या उसके बुरादों से बना, मतलब ऐसा होता है। खासकर पुराने ज़माने की जो दवाइयाँ उनमें कॉक लगा होता था, तो उसे आप छोड़ो तो पक से निकलता है ऊपर की तरफ। तो बोतलों में आज भी यूज हो जाता है। और पानी में जो होता है वो लहर के साथ साथ ऊपर नीचे से करता रहता है, बॉबिंग, पॉप पॉप। तो वो चीज़ है। तो उसने सोचा बहुत आसान ऐसा हो जाएगा, लेकिन इंस्टेड, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी बजाय क्या हुआ, मैं धीरे धीरे आया ऊपर। और मैंने जब अपनी आंखें खोली, मतलब जंप काम तो करी, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। और बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, वाटर ही नज़र आया। वाटर दैट है डर्टी येलो। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वहाँ पे एक गंदा गंदा येलो टिंज नज़र आ रहा था। टिंज का मतलब होता है कि जो मेन पार्ट है उसमें जाके थोड़ा सा हल्का सा मिक्सअप कर जाना। मेन कलर में जाके किसी थोड़े से कलर का मिक्सअप होके हल्का हल्का उसका शेड आ जाना। तो हल्का सा वहाँ पे येलो लो पानी का शेड मुझे दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि इसे डर्टी है। वो एनी हाउ वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या सनलाइट की तरफ इशारा कर रहे हैं? अब पानी तो धुंधला ही दिखाई देगा ऐसा। मतलब ये अपना एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। उसके पीछे बहुत ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वगैरह आप टीचर से पूछिए। आई ग्रू पैनिकी। पैनिकी मतलब होता है मैं बहुत डर गया। और फिर मैंने जो है, मैं ऊपर की तरफ गया और आई ग्रैब, ग्रैब माने पकड़ लेना, है ना, रस्सी को पकड़ा। और जब मैंने रस्सी को पकड़ने की कोशिश की तो आई क्लच्ड। क्लच होता है ना, गाड़ियों क्लच होता है, आप पकड़ते हो उसको। लेकिन जब मैंने अपने पकड़ कर मुट्ठी बांध कर उसको पकड़ने की कोशिश की तो मुझे मेरे हाथ में वाटर ही आया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो, उसको दिखाई कुछ दे नहीं रहा, और वो बस उसको लगा जैसे रस्सी, उसने हाथ मारा और पानी पकड़ गया, मुट्ठी में पानी भर गया। मैं सफोकेट कर रहा था, मतलब मेरा घुटन हो रही थी, सांस नहीं ले पा रहा था ना वो। लेकिन मैं चिल्ला रहा था वहाँ पे, लेकिन कोई भी साउंड बाहर की तरफ नहीं जा रही थी। फिर मेरी आँखें और नोज़ पानी के बाहर आया, लेकिन मेरा माउथ बाहर नहीं आया। तो नोज़ बाहर आई होगी तो थोड़ा बहुत तो उसने सांस ले ली होगी। आई फ्लेल्ड, फ्लेल्ड मतलब ताबड़तोड़ अपने जो सरफेस पर ना, अपने, फ्लेल का मतलब होता है कि अनकंट्रोल्ड, आपकी आर्म्स और पैर कंट्रोल में नहीं और पटक रहे हो उनको, यहाँ वहाँ झटक रहे हो। तो वैसे में भी हाथ पैर यहाँ वहाँ पटक रहा था। और सरफेस ऑफ वाटर पे, क्योंकि मुंह तो उसका बाहर निकला नहीं था, तो हाथ तो बाहर निकला होगा। एंड swallowed एंड चोक्ड। और क्या हुआ कि मैंने और पानी ले लिया और मेरा गला और चौक हो गया, रुंध गया, ब्लॉक हो गया। मैंने कोशिश की कि अपने पैर को ऊपर लेके आऊं, लेकिन वे ऐसे लटके हुए थे
एज डेड वेट्स। अब डेड आप जानते हैं जिसमें लाइफ ना हो, वेट मतलब लोड हो गया आपका। तो डेड लोड तो एक प्रकार से, तो डेड लोड, तो डेड वेट्स तो एक प्रकार से लाइबिलिटी होती है। अब यहाँ पे उसके पैर जो हैं उनका वेट है अपना, वो भारी हैं, पर वो उन पैरों को यूज़ नहीं कर पा रहा है, पैरालाइज्ड पड़े हुए हैं और रिजिड है, मतलब उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उनको मोड़ नहीं पा रहा है, मतलब उनको मूव नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे वो पड़े हुए हैं एक जगह। तो वो पैरों के ना काम करने को डेड वेट की तरह कह रहा है कि एकदम मेकिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव। बस आप बोझा ढो रहे हो और आपको कोई फ़ायदा नहीं है उससे। अ ग्रेट फोर्स वाज़ पुलिंग, एक कोई ताकत मुझे अंदर की तरफ घसीट रही थी। मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ मुझे पानी नहीं सुना। आई स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द, और फिर मैं नीचे बॉटम की तरफ जाने लगा। मतलब फर्स्ट कोशिश उसकी ऊपर आने की हुई, लेकिन फिर वो बॉटम में जाने लगा। और फिर मैंने जाके आई स्ट्रक द वाटर एज वेंट डाउन। तब नीचे जा रहा था तो पानी में हरकतें कर रहा था, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ। देखिए एक्सपेंड मतलब होता है खर्च करना, और स्ट्रेंथ मतलब हो गया अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपना जोश। तो मैं एक प्रकार से जब वो वाटर के नीचे की तरफ जा रहा था तो मैं स्ट्रक कर रहा था, मतलब यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहा था, तो अपने एक प्रकार से अपनी एनर्जी को ख़त्म ही कर रहा था। और यहाँ पे दिया गया है, एक कंपैरिजन दिया गया है कि मैं इस तरह से ऐसा कर रहा था जैसे एक नाइटमेयर होता है, मतलब आपका डरावना सपना होता है जिसमें आप ऐसे डर जाते हो, खासकर जब आप छाती पे मतलब हाथ रख के सोते हो, कि एक ऐसी आप इतना डर जाते हो कि आप उठने की कोशिश कर रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, है ना, झटके से उठना चाहते हो, आंखें बंद करके पड़े हुए हो, चिल्लाना चाहते हो, चिल्ला नहीं पा रहे हो। तो एक इररेसिस्टिबल फोर्स की बात इन्होंने की है कि एक ऐसा इररेसिस्टिबल मतलब ये होता है कि जिसको आप रोक ना सकें, जिसके पार ना जा सकें, जिससे बच ना सके, अनअवॉइडेबल, आपको भोगना ही भोगना है, जिसे रोका नहीं जा सकता। तो उस अन देखिए ताकत जिसे रोका ना जा सके, बचा ना, जिसे रोका ना जा सके, तो उस डरावने सपने में उस ताकत के सामने असहाय पड़े व्यक्ति की जो हालत होती है, वही हालत मेरी हो रही थी। एंड आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, लगभग जो भी सांस मेरे पास बची थी सब स्पेंट हो गई थी। मेरे जो फेफड़े हैं उनमें दर्द हो रहा था लंग्स में, और मेरा हेड जो है थ्रॉप कर रहा था, मतलब जैसे दिल धड़कता है ना, दिल, और ऐसे धक धक धक। तो उसके सिर में रह रह के टीस उठ रही थी दर्द की, है ना। तो उस दर्द की सनसनी सी उसके अंदर फैल गई थी, मतलब पेन उसे महसूस हो रहा था। और जानते हैं सिर का दर्द इस तरह कितना खतरनाक होता है, एक कंटिन्यूस बने रहना और एक रह रह के नसों में, है ना, तनने की वजह से उठना दर्द का। तो मैं थ्रॉट हो रहा था मेरा दर्द जो है सिर में, और मैं डिज़ी फील कर रहा था, मतलब मुझे लग रहा था जैसे मुझे चक्कर आ रहा है, मैं अपने होश गवा बैठूंगा। लेकिन मुझे याद था, मतलब लेकिन मुझे याद था अपनी स्ट्रेटजी मतलब होता है, आप सब जानते हैं कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो तो आपकी जो पूरी प्लानिंग होती है वो आपकी स्ट्रेटजी होती है, प्लान ऑफ एक्शन, यू डू इट फॉर सक्सेस। तो इस समस्या से उबरने के लिए इसका सॉल्यूशन जो था, वो जो स्ट्रेटजी मेरी थी ना, क्या स्ट्रेटजी थी कि मैं जंप करूँगा, तो वो मुझे याद थी। मतलब वो वही है कि अभी उसका माइंड काम कर रहा है कि मैं बॉटम से स्प्रिंग मार कर उछलूँगा और सरफेस पे आ जाऊँगा, ये सब चीज़ें हैं, और फ्लैट पड़ा रहूँगा वाटर पे। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, आर्म्स को स्ट्राइक करूँगा, थ्रैश मतलब पटकूँगा, जैसे पीटना होता है, थ्रैश, फट 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 फट, आपने जो है हाथ से पीटना शुरू कर दिया, पैर से पीटना शुरू कर दिया, किसी को पा गए कमज़ोर आदमी को, तो क्योंकि ताकतवर आदमी तो तुम्हें थ्रेस कर देगा। तो मैं अपने पैर से मैं यहाँ वहाँ मतलब पटकने लगा पैर, और इस प्रकार से मैं ऐसा करूँगा तो मैं थ्रेसिंग करूँगा तो मैं पूल पे आ जाऊँगा, एज पे, और सेफ हो जाऊँगा। ये उसकी स्ट्रेटजी थी। लेकिन अब देखिए क्या करता है कि मैं नीचे नीचे एंडलेसली, कब ख़त्म होगा, कब बॉटम पे पहुँचूँगा, पहुँचता रहा पहुँचता रहा। फिर मैंने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ वाटर था, और येलो ग्लो भी दिख रहा था, उसमें पानी येलो भी कहीं कहीं नज़र आ रहा था, और डार्क वाटर था, डार्क में येलो ग्लो नज़र आ रहा था, और उसमें से आप कुछ देख नहीं सकते थे वाटर में से। अलग से आपको ग्लासेस लगाने पड़ते हैं इसके लिए। और सियर स्टार्क टेरर, आप जानते हैं आतंक, सीज्ड माने जकड़ लेना। यहाँ सियर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ, स्टार्क का मतलब ऐसे तो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड सीवियर, वेरी डेंजरस, कंप्लीटली, टोटल। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोटल कंप्लीट टेरर, डर, आतंक था जिसने मुझे जकड़ रखा था। नितांत, हर जगह, स्टार्क, क्लियरली, कंप्लीटली, अट्ठर, घनघोर चारों तरफ, बस अब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ घनघोर चारों तरफ आतंक ही आतंक था जो मुझे जकड़ के बैठा था। और यहाँ पे इन्होंने कुछ फिलॉसफी दे दी है कि टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल। वो डर जो कुछ समझता नहीं है, वो डर जो कंट्रोल के बाहर होता है, मतलब एकदम फ्रीली जितना चाहता है अपनी फोर्स से लोगों को डराने की कोशिश करता है।
टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये तो टेरर की बात होगी, टेरर खुद नहीं समझता और कोई कंट्रोल नहीं उसके ऊपर, वो खूब डराता है। लेकिन कहते हैं टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये वो टेरर है जो कोई दूसरा समझ नहीं सकता जब तक कि उसने उसको एक्सपीरियंस ना किया हो। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पर आप समझ नहीं पाएंगे। जब आप उस सिचुएशन से गुजरेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि टेरर का क्या इम्पैक्ट होता है। मैं चिल्ला रहा था पानी के अंदर, पैरालाइज था, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, स्टिफ था, रिजिड था, मतलब मूवमेंट नहीं था और डर से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी जो मेरी स्क्रीम थी वो मेरे गलों में ही रह जा रही थी, फ्रोजन हो गई थी, जैसे जम गई थी, बाहर नहीं निकल पा रही थी आवाज़। और सिर्फ मेरा जो हेडर था वो पाउंड कर रहा था, धक 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 धड़क रहा था, जैसे कोई ठोंक रहा हो सिर में, ऐसा महसूस हो रहा था। तो हार्ट भी धड़क रहा था और उसकी पाउंडिंग उसके सिर में भी हो रही थी, क्योंकि उसने बताया था ना कि दर्द था, तो इसकी वजह से ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मतलब दीज फीलिंग्स, मतलब जो पाउंडिंग ऑफ हार्ट एंड पाउंडिंग ऑफ हेड बता रहा था कि मैं अभी जीवित हूँ, यानी अब वो अनकॉन्शियस जैसी स्टेट में पहुंच रहा है धीरे धीरे। एंड देन तब इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर, इस डर के माहौल के बीच में, केम अ टच ऑफ रीजन। देखिए, केम अ टच ऑफ रीजन का मतलब यह है कि टच से तो मतलब यहाँ पे यह है कि उसके माइंड में आया। रीजन का मतलब है कोई लॉजिक, कोई अच्छा आइडिया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो तभी मुझे अंदर, मेरे अंदर एक इस प्रॉब्लम से निकलने का ख्याल आया है, रीजन ख्याल। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम। ओ हो, ये तो वही बात है जो उसने पहले बताई थी। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वास्तव में, अब उसका माइंड जो है वो, उसकी जो कॉन्शसनेस है वो डामाडोल हो रही है और वो चीज़ों को भूल भी रहा है, माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति में फिर उसे याद है कि अरे नहीं नहीं, मुझे ये भूलना नहीं है ना। लिखा है कि मस्ट रिमेंबर, याद रखना है कि जंप करना है जब मैं बॉटम को हिट करता हूँ, क्योंकि जब वो नीचे जाने के बाद जब ऊपर को जंप लगाता है तो ऊपर तक आता तो ज़रूर है ना, एक बार आके देख चुका है, फिर वो नीचे पहुँच जाता है, दोबारा ऐसे करना है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि के में टच ऑफ रीजन का मतलब कि ही रिकॉर्ड, उसे याद आया दोबारा कि करना क्या है। तो अंत में टाइल्स पर उसका पैर गया और मेरे टोज ने उसको टच किया, एज इफ टू ग्रैब देम। अब मेरे टोज ऐसे टच कर रहे थे जैसे वो जंप करने की बजाय उसे पकड़ना चाह रहे हो। और ये सब एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने पूरी ताकत से, आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। एवरीथिंग आई हैड का मतलब ये है कि विद ऑल माई एफर्ट एंड स्ट्रेंथ, जितना कुछ भी था सब जोर लगा दिया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप से अब की बार डिफरेंस, पहली बार जो एनर्जी रही होगी अब दोबारा थोड़ी रहेगी उतनी। वाटर अभी भी मेरे आसपास था, मैं ऊपर नहीं आ पा रहा था, मैं रस्सियों को तलाश रहा था आसपास मिल जाए, मैं सीढ़ियों को तलाश रहा था पकड़ के ऊपर चल जाऊँ, वाटर विंग्स को तलाश रहा था कि कहीं मिल जाए। नथिंग बट वाटर, लेकिन चारों तरफ वाटर ही वाटर था। अ मास ऑफ येलो, मास मतलब अ लार्ज अमाउंट ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, हेल्ड में मतलब पकड़ के रखना, जकड़ के रखना। तो यहाँ सीधा सा मतलब है कि वो पानी में पड़ा हुआ है तो चारों तरफ वाटर है, तो वाटर ने उसे होल्ड किया हुआ है, अपने मुट्ठी में लिया हुआ है, अपने गिरफ्त में लिया हुआ है ना। स्टार्क टेरर, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ नितांत भयानक घोर घंघोर आतंक छाया हुआ था। और टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, अब डर और भयानक हो गया। डर की जो पकड़ है मेरे ऊपर और भयानक हो गई। अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, अब बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सांसें टूट रही हैं। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे भी उन्होंने एक पैरेलल कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, कंपैरिजन किया है कि डर ने मुझे इतना भयानक पकड़ लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे जब आपको बिजली का शॉक लगता है तो पल भर में, सेकंड में आप सब देख रहे हैं, आसपास नज़र आ रहा है, पर ना आप चिल्ला सकते हो ना आप कुछ कर सकते हो, आप बस समझते हो बस अब मैं गया, अब गया। तो डेथ के मूवमेंट को महसूस करना। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड, मेरी बॉडी हिली, में कांपने लगा डर से। डर के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे। मैं आम सुट नॉट मूव, मेरी बाहें मूव नहीं कर रही थी, मेरे लेग्स मूव नहीं कर रहे थे। और मैंने, आई ट्राई टू कॉल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की हेल्प के लिए। अब माँ याद आ रही, ओ द गॉड ऑन अर्थ। कभी माँ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, माँ माँ होती। मैं देखता हूँ बच्चे जबान चलाते हैं, बाहर दो थप्पड़ खा के चले आएंगे, लेकिन माँ को पकड़ लेते हैं तो उससे सवाल जवाब कर, वेरी बैड। माँ से प्यार करो, इतना प्यार करो दुनिया में जिससे किसी से न किया हो। तो मुझे माँ याद आई, बालक तो था ही लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट, लेकिन फिर अचानक अजीब सा कुछ है जो, ऐसा लगा जैसे कोई रोशनी सी है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और मैं उस भयानक, वेरी बैड सिचुएशन जो थी वहाँ पर। और येलो वाटर, अब यहाँ पे येलो वाटर वो जिक्र कर रहा है क्योंकि उसको येलो वाटर आसपास नज़र आ रहा हो सकता है उसके दिमाग और उसके ऊपर जो असर हो रहा है उसकी नज़र आ रहा हो, या साइंटिफिक उसको रीजन हो। मेरी आंखें बाहर थीं, मेरी नोज़ ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नोज़ भी बाहर आ गई थी। ओहो, किसी तरह से वो कामयाब रहा। देखिए, ये है फाइट विथ टेरर और फाइट अगेंस्ट टेरर। डर के साथ, डर के अगेंस्ट आपको लड़ना है।
और इसके लिए ग्रेट विल पावर की आवश्यकता होती है। देन आई स्टार्टेड डाउन, लेकिन तीसरी बार फिर मैं नीचे जाना शुरू हो गया। ये आप याद रखिए, थर्ड टाइम आई सक्ड फॉर एयर, मतलब मैंने चूसना, मैंने हवा चूसने की कोशिश की, मतलब आई ट्राइड कि मैं हवा जितनी जल्दी भर लूँ अपने अंदर उतनी भर लेता हूँ, लेकिन बदले में पानी चला गया। और वो जो येलोइश लाइट थी वो भी धीरे धीरे जा रही थी, यानी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। ओफो, जब हवा नहीं है ले पाया, पानी चला गया। सीज का मतलब होता है स्टॉप, रुक जाना बीच में ही। अब सारे जो मेरी कोशिशें थीं, सारे प्रयास थे हाथ पैर मारने के, बच के निकलने के, सब रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स मूड में चला गया। ऐसा लगा जैसे कि मैं पानी के बाहर आ गया हूँ, या अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब तो मौत नज़दीक ही है। मतलब मैंने छोड़ दिया अपने आप को, सरेंडर कर दिया एक प्रकार से। वैसे कहते भी हैं समझाने के लिए जीवन में कि जो सिचुएशंस आती हैं ना, तो पानी में जितना अगेंस्ट आप उसके लड़ोगे, पानी आपको परेशान करेगा। आप लहरों में अपने आप को छोड़ दीजिए, जहाँ ले जाएँ वहीं आप चले जाओ, तो शायद आपका स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा, कहीं न कहीं डेस्टिनी होगी, वहाँ आप पहुँच ही जाओगे। तो वो चीज़ यहाँ पर है। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरे जो लेग्स थे वो भी लिम्प फील कर रहे थे, मतलब उनमें जान नहीं थी, एकदम लटक से गए थे, लाइफ उनमें नज़र नहीं आ रही थी। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट, और एक अंधेरा सा छा गया मेरे दिमाग में। ओफो, ऐसा तब होता है जब आप चक्कर खाते हो और आपको होश जाने लगता है। इट वाइप्ड आउट फियर, और सारा डर गायब हो गया। अब ये सोचने वाली बात है कि वाइप माने मिटाना, सारा डर मिट गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, सारा टेरर भी मिट गया डर के साथ साथ, क्योंकि टेरर फियर के साथ आता है। और अब कोई भी पैनिक नहीं था, घबराहट नहीं थी, सब कुछ पीसफुल था, सब कुछ क्वाइट था, शांत था, यानी शायद ही वॉज डाइंग। डाइंग मूवमेंट पीसफुल होते हैं, क्वाइट होता है, कोई स्ट्रगल नहीं होता, टोटल सरेंडर होती है डेथ। शायद ये यहाँ बताना चाहते हैं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अंतिम डेस्टिनी पे पहुँच रहे हैं, अब आप बच नहीं सकते। कुछ आपके पास है ना, तब ना आप उसको बचाने की कोशिश करोगे। जब आपके पास कुछ नहीं है तो फ्रीली जाओगे। 10 लाख रुपया आप लेके चल रहे हो, सजग हो, आपकी जर्नी पूरी स्पॉइल हो गई, खाली हाथ चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, कोई डर नहीं है। डर तो तब होता है जब वी हैव समथिंग, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, नॉट डर। तो अब लाइफ बची नहीं है, अब मौत ही मिलनी है, तो क्या स्ट्रगल करना, क्या डर करना। दिस इज़ नाइस, ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे तीन तीन जो ये पढ़ी हैं, इसका मतलब ये है कि वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा है। टू बी ड्राउजी, एकदम धीरे 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 आंखें बंद होना, होश गंवाना, नींद आ रही है आपको, ये सारा सारा जो है ये इसके डेथ मूवमेंट्स है। आप निद्रालु हो गए हो, सोना चाहते हो, कोई जंप करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या जंप करोगे, इतने थक गए हो कि आपने छोड़ दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली, आपको आराम से कोई भी, जेंटली मतलब एकदम, क्योंकि वाटर तो सॉफ्ट होता है, तो आराम से कोई भी आपको जहाँ ले जाए आप जाने को राजी हैं। अच्छा भी लग रहा है टू फ्लोट अलोंग द स्पेस, और आप तैर रहे हो, स्पेस में तैर रहे हो। अब स्पेस जो है, अब हर जगह स्पेस ही तो है, हम जहाँ भी हैं स्पेस में ही है, लेकिन यहाँ पे स्पेस का मतलब ये है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो कहीं पे जा रहा है, चारों तरफ अंधेरा है, और वो तैरता हुआ निकल जा रहा है वहाँ पे। टेंडर आर्म्स, टेंडर मतलब वेरी सॉफ्ट, कोमल, बाहों में है मेरे पास, आसपास बाहें हैं, मतलब वो हल्का सा, मेरे ख्याल से उसके पास हो सकता है 4-5% कॉन्शसनेस हो, उसमें ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, पर वो अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल बचना नहीं चाहता उससे। और ऐसी आर्म से जैसे मदर की होती है। दोबारा माँ का आया यहाँ पे, अब चूँकि वीडियो छोटा सा है, क्या डिस्कशन करूँ मैं यहाँ पे, है ना, वीडियो वैसे ही लंबा हो जाता है। क्लास में होता तो शायद मैं इस पर कुछ फिलॉसफी आपसे भी निकलवाता, अपने विचार खुद भी व्यक्त करता। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना होगा, मैं माँ की बाहों में हूँ, सुरक्षित बाहों में हूँ। डेथ शायद अब मुझे अपने आगोश में लेना चाहती है। तो अब ये आप समझ लीजिए यहाँ पे उसके मोमेंट्स ऑफ डेथ हैं, फेज फ्रॉम लाइफ टू डेथ। और उसके बाद धीरे 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 के रुक रुक के वो महसूस कर रहा है ना, तो यहाँ वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है इसी टाइप से। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन मतलब होता है कि जस्ट लॉस ऑफ मेमोरी है आपकी, खुद को भूल जाते हो, बेहोश हो जाते हो, दूसरी दुनिया में वो पहुंच रहा था। क्रॉस्ड लिखा है ना, कि मैं होश से बेहोश की अवस्था में पहुंच गया था। और फिर कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और फिर एकदम समझ लीजिए बेहोश हो गया वो। अब बेहोश, चाहे आपका डेथ हो गई उसकी, चाहे जो भी हो, लेकिन डेथ तो नहीं हुई, क्योंकि उसने फिर आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। कर्टेन ऑफ लाइफ मतलब जीवन का पर्दा, स्टेज है, स्टेज पे पर्दा जब गिरता है तो शो बंद हो जाता है, पर्दा जब उठता है तो शो स्टार्ट हो जाता है। तो लाइफ का पर्दा गिरा तो डेथ, लाइफ का पर्दा उठा तो शो यानी लाइफ स्टार्ट हो गई। तो यही कहने का मतलब है कि मेरा जीवन ख़त्म,
मेरे जीवन का शो ख़त्म, इस दुनिया में इस स्टेज पे मेरा जो कुछ भी खेल था वो ख़त्म। पर्दा मेरी लाइफ से गिर गया, मेरी लाइफ पर्दे के पीछे हो गई, सामने सिर्फ पर्दा है। इट इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, माई शो ऑन अर्थ एज ए लिविंग पर्सन। सो इट वॉज ए क्लोजिंग ऑफ लाइफ सीन, ख़त्म, बेहोश हो गया वो कम्प्लीटली। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, तो उसके बाद जब मुझे होश आया तो मुझे बस इतना सा याद है, इसके बाद जब होश आया कि मैं स्टमक के बल लेटा हुआ था और पूल के बगल में और वॉमिटिंग कर रहा था। द चैप, चैप मतलब आप किसी भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हो, इनफॉर्मल टर्म है ना। द चैप दैट थ्रू मी अवे, और उसने जिसने मुझे फेंका था वो बोलता हुआ सुनाई दे रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग। अरे मैं तो बस उसको बेवकूफ़ बना रहा था, उसको मतलब मजाक कर रहा था। तभी किसी ने कहा द किड नियरली डाइड, बच्चा तो लगभग मर ही गया था और तुम्हें मजाक की सूझ रही थी, यू आर फूलिंग, बी ऑल राइट नाउ। लेकिन अब ऐसा कुछ मत करना, है ना, बी ऑल राइट नाउ, अब ठीक से बिहेव करना, लेट्स कैरी हिम टू लॉकर रूम, उसे लॉकर रूम लेके चलते हैं। लॉकर रूम मतलब जहाँ पे उसको चेंज वेंज कराएंगे, कपड़ा वपड़ा बदलने का कमरा। कई घंटों के बाद मैं घर गया, मैं वीक महसूस कर रहा था, बॉडी मेरी कांपने लगती थी, मैं आई सूक एंड क्राइड, मैं बल्कि मतलब बॉडी मेरी हिल जाती थी, मैं चिल्ला उठता था जब जब मैं बेड पे लेटने जाता था। मैं कुछ खा नहीं पा रहा था उस रात को, और कई आगे वाले दिनों तक हॉन्टिंग फियर। वैसे तो हॉन्टिंग होता है भुतहा, यानी जो आपको ग्रसित कर ले, आप घर कर जाए आपके अंदर। तो यहाँ पे हॉन्टिंग फियर से मतलब है कि बराबर बने रहने वाला फियर जो आपको परेशान करता हो, आपको अपने वश में कर रखा हो। तो उस भुतहा डर पानी का मेरे हार्ट में हमेशा रहता था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, मतलब कि थोड़ी भी मैं मेहनत करता था मेंटल या फिजिकल, तो मैं अपसेट हो जाता था, कर नहीं पाता था, और मैं वूबली फील करने लगता था, मतलब डामाडोल हो जाता था, मेरी बॉडी यहाँ वहाँ दाएं बाएं हिलने लगती थी। और ये नीज़ में मतलब उसके घुटने साथ नहीं देते थे, घुटने हिलने लगते थे उसके। और सिक टू माई स्टमक, सिक का मतलब बीमार, और सिक का मतलब ये होता है कि आप किसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा चिढ़ते भी हैं तो भी। और टू माई स्टमक का मतलब होता है कि वेरी, यहाँ पे लिखा गया है, दैट आई फीलिंग वेरी वेरी वरीड, दैट आई फीलिंग वेरी वेरी वरीड एंड अफ्रेड। तो पूरी तरह से अपनों को नॉर्मल नहीं समझ रहा था, बहुत बीमार समझ रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं पूल पे दोबारा कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे वाटर से भयानक डर लगता था, और मैं उसे अवॉइड करने की कोशिश करता था जहाँ भी मुझे वाटर का सामना करना पड़ता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, मतलब उसकी उम्र थोड़ी बड़ी हो गई, और मुझे पता चला कि वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, कैस्केड मतलब आप यहाँ पे, कैस्केड की तो पहाड़ियाँ भी हैं, कैस्केड झरने के लिए भी यूज़ किया जाता है, सीरीज ऑफ फॉल्स कैस्केड कहलाते हैं। तो मैं उनमें जाना चाहता था, क्योंकि थोड़ी सी उम्र बड़ी हो गई ना, तो डर तो है, बट भाई देखिए आदमी है, उसकी ख्वाहिशें होती हैं, मन बहुत करता है। वेन एवर आई डिड, और जब भी मैं कोशिश करता था, वेदर आई वॉज वेडिंग, या वेदर मतलब चाहे मैं वेट कर रहा हूँ, मतलब पानी के अंदर घुस के चलने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइटन रिवर में या बम्पिंग रिवर में, ये सब जो है आस ही पास हैं। बम्पिंग रिवर जो है कैस्केड की पहाड़ियों से निकलती है, और इन सब का जिक्र यहाँ पे इसलिए किया गया है कि आपको लोकेशन पता चल जाए जहाँ की बातचीत हो रही है ना, कैस्केड के क्षेत्र की। और ये वार्म लेक वगैरह भी सब वहीं पे हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको मैप में इन सबको दिखा सकूं, जहां आप थोड़ा सा आइडिया ले सकें। गोट रॉक्स भी काफ़ी फेमस है, कैस्केड के ही क्षेत्रों में पड़ती हैं, इलाका है ये, वाइल्डर इलाका है। यहीं पे आपको वार्म लेक मिल जाएगी, आगे भी कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी जो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो बहुत मन करता था कि मैं कैस्केड क्षेत्र में इन सब जगहों पे जाऊं। यहाँ पे भी वाटर है, बम्पिंग रिवर वाटर है, टाइटन रिवर में वाटर है, इन वाटर्स में जाऊं, कैस्केड पहाड़ियों के क्षेत्रों में जो नदियाँ हैं। लेकिन टेरर जो है वो मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं था, मुझे जकड़े ही रखता था, अपनी गिरफ्त में रखता था। अब वो डर जो पूल में पैदा हुआ था वो वाला बार बार वापस आ जाता था मेरे मन में, और इट टुक पोजीशन, यानी अपने हाथों में ले लेना, अपने बस में कर लेना, अपनी गिरफ्त में ले लेना। तो पूरी तरह से मैं उस डर में समा जाता था उस वक्त कम्प्लीटली। मेरे जो पैर हैं वो पैरालाइज महसूस करने लगते थे। आइसी हॉरर, हॉरर माने होता है डर, बहुत ही भयानक डर, और आइसी का मतलब होता है बर्फ़ जैसा जम जाना। तो आइसी हॉरर वास्तव में यहाँ पे वो है कि ऐसा डर आता है तो मैं कुछ सोच नहीं पाता हूँ, आगे मूव नहीं कर पाता हूँ, बहुत भयानक रूप से डर जाता हूँ, तो ग्रेट फ़ियर के लिए यूज़ किया गया। मेरे दिल में वो आइसी हॉरर बैठ जाता था, मैं धक धक शॉक्ड रह जाता था, क्या करूँ क्या ना करूँ। दिस हैंडीकैप्ड, ये हैंडी, यहाँ पे उन्होंने जो ये जो डर है ना, और ये जो वाटर का डर है, और इससे जो टेरराइज्ड वो फील करता था, तो उसको उसने यहाँ पे हैंडीकैप कहा है। हैंडीकैप मतलब होता है कि भाई नॉर्मली व्यक्ति नहीं है, कोई ना कोई कमी उसके अंदर है, डिसेबिलिटी है उसके अंदर, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। तो यहाँ पे मेंटल डिसेबिलिटी की बात हो रही है, तो मेंटली ही इज़ हैंडीकैप्ड ड्यू टू द फियर। तो ये जो हैंडीकैपनेस है, डिसेबिलिटी है, फियर का डर है, वो फियर का डर वो मेरे अंदर बैठा रहा। जैसे जैसे ईयर्स रोल बाय वो बैठा ही रहा, मतलब मेरे साथ रहा, बना रहा।
इन कैनोज़ की बात हो या मेन लेक्स की बात हो, है ना? या फ़िशिंग की बात हो और लैंड लॉक्ड सैल्मन, जैसे सैल्मन जो है ना वो जो है फ्रेश वाटर की फ़िश है और जो ओशन की जो वाटर बॉडी होती है, सी की जो वाटर बॉडी होती है, थोड़ा-सा उससे अलग हट के जो बॉडीज़ मिल जाती हैं, वहाँ पे फ़िश पाई जाती हैं, सेपरेटेड थोड़ा-सा। लैंडलॉर्ड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे चारों तरफ ज़मीन हो। और बैस फ़िशिंग है, बैस भी जो है वो मछली का ही एक मतलब वैराइटी है और न्यू हैम्पशायर अमेरिका में है। जो सब जगह हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ लोकेशन की बातचीत हो रही है। और ट्राउट भी मछली है, ट्राउट फ़िशिंग है और डेसूट्स और पिथोलियस जो ओरेगॉन में जो नदियाँ हैं, जो अपनी रिक्रिएशनल ब्यूटी और जो अपनी रिक्रिएशनल एंड सीनिक ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं, ओरेगॉन में नदियाँ हैं। फिशिंग फॉर सैल्मन एंड कोलंबिया, कोलंबिया जो है वो कोलंबिया रिवर के लिए है यहाँ पे, जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट मतलब जो नॉर्थ अमेरिका है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है पैसिफिक का, वहाँ पे यहाँ का क्षेत्र है। और बम्पिंग लेक जो है वो एक प्रकार से कैस्केड क्षेत्र का रिजर्वायर है, जो जो अपनी फिशिंग के लिए जाना जाता है, फिशिंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाना जाता है। कैस्केड्स में सब कुछ लिखा भी है, तो वहीं का क्षेत्र है पूरा पूरा। तो जब भी मैं व्हेनेवर आई वेंट, जब भी मैं वहाँ जाता था तो हॉन्टिंग फ़ियर मतलब बराबर बने रहने वाला फ़ियर मेरे साथ आ जाता था, फ़ॉलो करता था और मेरी सारी रूइन कर देता था फ़िशिंग ट्रिप्स को। जो मछली पकड़ना चाहता हूँ और मैं पानी में नहीं भी घुस रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार-बार पानी का डर, डर ऐसी चीज़ होती है। आप आते-जाते रहते हो और कोई डॉग वगैरह आस-पास है तो आप उतना घबराते नहीं हो, लेकिन एक बार अगर किसी डॉग ने काट लिया आपको ना, तो एक नॉर्मल व्यक्ति जिस तरह से मूव कर रहा है डॉग को देख के और आप उसको देख के जिस तरह से मूव करोगे, अंतर आ जाएगा, जब ज़िंदगी भर कभी ख़त्म नहीं होगा। यू आर नॉट सेम अगेन व्हेनेवर यू सी द डॉग इन कंपैरिज़न टू द पर्सन हू हैज़ सीन द डॉग बट हैज़ नेवर बीन बीटन। ऐसा होता है, डर ऐसे ही होता है। जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ यानी मट्ठे को भी फूँक-फूँक के पीता है, जबकि मट्ठा ठंडा होता है और दूध गर्म होता है, जब जीभ जल जाती है तो वो मट्ठे को भी फूँक-फूँक के पीता है ना ये। तो आई ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी, डिप्राइव का मतलब होता है छीन लेना, ले लेना, आपको से को वंचित कर देना। आपको उससे रहित कर देना। आपके पास है, अब आपके पास नहीं है, वो स्थिति में कर देना। तो ड्राइव मी आउट ऑफ जॉय का मतलब होता है कि मेरा पूरा आनंद, पूरी मस्ती, ये जो डर है छीन ले रहा था मुझसे, मेरा जॉय, मैं नहीं कर पा रहा था एन्जॉय। चाहे कैनोइंग की बात हो, चाहे बोटिंग की बात हो, चाहे स्विमिंग की बात हो, सब कुछ तो वाटर में करना है। मैं वाटर टच नहीं कर रहा हूँ, फिर भी डरा-डरा सा हूँ। शेर पिंजरे में भी हो, दहाड़ता है तो डर लग जाता है ना। तो आई यूज्ड एवरी वे, मैं हर तरीका कोशिश कर चुका था ओवरकम करने की फ़ियर को, लेकिन इट हेल्ड मी फर्मली, उसने बड़ी मजबूती से मुझे अपनी पकड़ में रखा हुआ था। फिर मैंने क्या किया कि फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू, फिर उसने कहा इंस्ट्रक्टर को मैं लेता हूँ और उससे स्विमिंग सीखूँगा। फिर मैं पूल पे गया और मैंने लगभग 5 दिन तक, 1 हफ्ते में 5 दिन के हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की। हर घंटा प्रैक्टिस करता था, 1 घंटा हर डे। और फिर इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसने तरीका अपनाया कि एक बेल्ट जो है मेरे आस-पास बाँध दी और एक रस्सी जो है उसने बेल्ट से लेकर और थ्रू पुली दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल वहाँ ले जाकर अटैच कर दी। और उसने क्या किया कि ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, जो रोप का जो दूसरा सिरा है उसने अपने आप से बांध लिया और वेंट बैक फोर्थ एंड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। तो ये सब काम करता रहा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए पूल है, पूल बना हुआ है ना? ऊपर जो है ये वाटर है, तो उसने क्या किया कि एक पुली बाँधी, पुली मतलब जो व्हील होता है जिस पे रस्सी से जा सकती है। और उसने क्या किया कि इनके बेल्ट बाँधी इनके ऊपर और रस्सी बाँध ली और एक अपने सिरे में उसने, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पूल है, तो इस पूल पे ये वाटर, ये मतलब ये पूल हो गया आपका। तो उसने एक पुली बाँधी और पुली का एक सिरा अपने पास रखा और दूसरा सिरा जो है ये जो ऑथर है उसको बाँध दिया। तो अब उस पुली से क्या है कि वो उसको फोर्थ मतलब आगे, बैक मतलब पीछे, तो फोर्थ ले जाता था, कभी-कभी इस तरह से, कभी-कभी इस तरह से ले जाता था उसको, पानी में ले जाकर डुबोता होगा, फिर ऊपर उठाता होगा। तो रस्सी की वजह से इसके पास कंट्रोल है कि ऊपर खींचेगा तो ऊपर चला आएगा, नीचे छोड़ेगा तो नीचे चला आएगा। जैसे पतंग है ना? छोड़ते ऊपर जाती है, घसीटते नीचे आती है। या जो वेल है, वेल में से जो पानी निकालते हैं व्हील के ज़रिए ना, छोड़ते हैं तो बाल्टी नीचे जाती है, घसीटते हैं तो बाल्टी फिर ऊपर आ जाती है। तो ऐसा सेफ्टी के लिए किया गया था। तो इस तरह से उसने ट्रेनिंग देने की कोशिश की और बिट बाय बिट, तो इस तरह से वो ईस्ट टिप पे अक्रॉस द पूल उसको ट्रेनिंग दे रहा था। और अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, जब वो मुझे ट्रेनिंग दे रहा था तो भी मुझे थोड़ा-सा, बिट मतलब अ पीस ऑफ अब थोड़ा-सा किसी चीज़ का हिस्सा। लेकिन डर अभी भी मुझे छोड़ नहीं रहा था और हर बार ईच टाइम इंस्ट्रक्टर जो है वो रिलैक्स्ड अपनी होल्ड को पकड़ को रिलैक्स करता था रोप को जब मैं अंदर जाता था।
जिससे कि वो और अंदर जा सके। तो वो थोड़ा बहुत जो है डर जो है लौट आता था। और सम ऑफ द ओल्ड टेरर, जो पुराना टेरर मतलब पूल वाला टेरर, वो आ जाता था और मेरे लेग्स फ्रोज हो जाते थे। सच में मेरे पैर काम नहीं करते थे, है ना। सारा गेम तो अपना ही फीलिंग्स का है। बॉडी कितनी भी मजबूत हो, मेंटली अगर हम डिस्टर्ब्ड हैं तो बॉडी भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो लगभग 3 महीने का समय लगा बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। तो टेंशन का मतलब वो फियर वाली टेंशन, स्लैक का मतलब होता है ढीला पड़ना। तो वो डर जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, स्लैक होने लगा, ढीला पड़ने लगा। थोड़ा थोड़ा मैं रिलैक्स फील करने लगा, है ना, लूजन स्लैक। यानी मेरे मन को उतना परेशान नहीं करता था, यानी मेरे मन को उतना परेशान नहीं करता था। देन ही टॉट मी हाउ टू पुट माई फेस अंडर वाटर। तो अब देखिए यहाँ पे उसने कहा कि फेस को पानी के अंदर कैसे ले जाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही थी ना। और किस प्रकार से सांस को बाहर फेंकना है, एंड टू रेज माई नोज़, एंड नोज़ कैसे ऊपर उठानी है, कैसे सांस को लेना है, फिर ले जाके कैसे छोड़ना है। ये सारी चीज़ें, मतलब इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, आगे चलते हैं। ये पूरी प्रोसेस है। मैंने रिपीट की वो मैंने रिपीट की वो एक्सरसाइज वगैरह, और लगभग सैकड़ों बार रिपीट की, और थोड़ा थोड़ा करके रिपीट की। शेड, शेड माने गिरा देना। जैसे पेड़ है, ट्रीज़ को सेट करते हैं, पक्षी हैं, उनके पंख सेट होते रहते हैं। उतार देना, गिरा देना, छोड़ देना। तो आई सेट पार्ट ऑफ द पैनिक, लेकिन उस पैनिक का कुछ हिस्सा मैंने छोड़ दिया, है ना। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। तो पानी के अंदर जब मेरा सिर जाता था तो रियल तो प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती थी। तो धीरे धीरे करके बिट बाय बिट मैंने वो डर मेरा दूर होने लगा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी टू द साइड ऑफ द पूल। फिर उसके बाद मतलब पहले तो उसने बैक एंड फोर्थ किया, फिर पानी के अंदर ले गया, फिर मुझे वो पूल के साइड की तरफ ले जाने लगा, और मुझे कहता था कि पैर मारो। मतलब ये पुल बना हुआ है और आप जा रहे हो पुल पे से, पैर मार के फिर वापस आओ। तो फिर आप तैरते रहो, फिर पैर मार के फिर वापस आओ। तो वो सारी चीज़ें सिखा रहा था। इससे पता चलता है कि इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती होगी। तो 4 वीक्स आई डिड जस्ट दैट। तो फिर मैंने कई हफ्तों तक मैंने वही काम किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड। पहले तो मेरे पैर वो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि पैर में लिम्पिंग और पैरालिसिस वगैरह फील होने लगता था, फ्रोज कर जाते थे ना वो। तो उनको मजबूत करने के लिए पूरी तरह वर्क करना जरूरी है। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे पैर भी रिलैक्स होने लगे और नॉर्मल काम करने लगे। फाइनली कुड कमांड देम। अब फिर मैं उनको कमांड कर सकता था। कमांड मतलब कंट्रोल कर सकता था, अपने हिसाब से उनको यूज कर सकता था। तो इस तरह से पीस बाय पीस, टुकड़ा टुकड़ा करके, कतरा कतरा करके, थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट अ स्विमर। उसने एक तैराक तैयार कर दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने हर हिस्से को, है ना, पीस को पूरी तरह से परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम ऑल टुगेदर। तो उसने सारे पीसेस को इकट्ठा करके एक इंटीग्रेटेड होल बना दिया। होल मतलब पूरा, इंटीग्रेटेड मतलब होता है कि सारी चीज़ों को मिलाकर एक किया गया, वो है इंटीग्रेटेड। जैसे हम अपने देश की इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो हमारे देश में जो भी डिफरेंसेस हैं उन सबको ख़त्म करके एक होना, सारे लोग एक हो जाओ आके। दरअसल यहाँ पे जो पीस है वो इस्तेमाल हुआ है, जो डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रिक्स हैं ट्रेनिंग की, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स हैं ट्रेनिंग के ना, कि बैक एंड फोर्थ है, फिर डुबकी लगाना, फिर साइड किक है, फिर क्रॉलिंग है, सब कुछ। तो जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सिखाई गई हैं ना, वो पीस है। और फिर जब वो सब आप सीख जाते हो तो फिर आप एक बॉडी में, एक व्यक्ति इन सबको सीख जाता है। तो इंटीग्रेटेड होल का मतलब यहाँ पे एक कंप्लीट स्विमर आप कह सकते हो, उसने तैराक बना दिया। ऐसा तैराक जिसके अंदर सारी पीसेस समा गई हूँ, इंटीग्रेटेड होल। अप्रैल में उसने कहा कि ना अब आप तैर सकते हो, डाइव ऑफ एंड स्विम। जाओ डाइव लगाओ, स्विम करो, और पूरे पूल की लेंथ तक करो, क्रॉल मारो, क्रॉल स्ट्रोक मारो, डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं ये। और मैंने वैसे ही किया। इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। फिनिश्ड मतलब उसकी ट्रेनिंग पूरी थी, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। लेकिन मैं फिनिश नहीं हुआ था, मतलब मुझे अभी काफ़ी कुछ करना था। आई स्टिल वॉन्टेड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रकन। मैं अभी भी इतना कुछ करने के बाद भी सोच रहा था मन में, मतलब ख्याल आ जाता था कि क्या मैं अभी भी टेरर स्ट्रकन महसूस करूँगा क्या। स्ट्राइक मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई वॉर करे, आपको ढकेल दे, आपको गिरा दे, आपके ऊपर अटैक करे, आपको हिट करे। तो क्या मैं अभी भी डर से, मतलब डर मुझे स्ट्राइक करेगा। और जब मैं पूल पर अकेले होऊंगा, अभी तो इंस्ट्रक्टर मेरे साथ है और सब रस्सियों वगैरह बंधी रहती हैं। तो मैंने कोशिश की अकेले ही, और मैंने देखा कि मैं लेंथ तक जा सका। अब जैसे ये पूल है ना, तो इस सिरे से उस सिरे तक जाना, उस सिरे से इस तरह सिरे तक आना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं कर पा रहा था टाइनी, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा वेस्टिजेस, मतलब कि जो भी बचा कुचा था, रेमनेंट जो अभी भी रह गया था ना, तो वो जो ओल्ड टेरर था, पुराना टेरर, मतलब पूल वाला टेरर। बचपन में कुछ हो जाता है ना, वो जीवन भर साथ नहीं छोड़ता, वही वाली बात है। तो वो थोड़ा थोड़ा करके हल्का फुल्का सा जो बचा कुचा डर था वो रिटर्न कर जाता था। बट नाउ आई कुड फ्राउन, लेकिन मैं फ्राउन कर सकता था, है ना। अभी जैसे वीडियो में मैं सामने कैमरे में होता तो मैं बताता फ्राउनिंग क्या होती है। आप जैसे नाक मुंह सिकोड़ के एकदम आँख भवें तान के मतलब सामने वाले को आप डराने की कोशिश करो। तो मैं फ्राउन करके कहता था, से टू दैट। आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर। ऑलमोस्ट डर से कह सकता था
ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? ये वेल खैर, हेयर इज टू यू, ये तुम्हारे लिए, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, फिर मैं कूद के फिर एक चक्कर लगा देता था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये होता है। जिस चीज़ से आपको घबराहट होती है और आपको उस सिचुएशन से रहना भी है, तो आप फेस करिए उसको। जितना जितना आप उसमें ज़बरदस्ती या कहिए कि मुझे उसी सिचुएशन में लेके जाओ, धीरे धीरे आप उसको उसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक जैसे बाइसिकल लर्न करते हो, कितना गिरते हो शुरू में, लगता है जैसे सीख नहीं पाएंगे, लेकिन आप चूँकि साइकिल सीखना आपने डिसाइड कर लिया है, तो एक समय ऐसा आता है कि फिर आप साइकिल को सवार करते हो, उसको कमांड करते हो। ऐसी सिचुएशन को फेस करते करते आप सिचुएशन के कमांडर बन जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल लेसन है। 10 वेंट ऑन अंटिल जुलाई, तो ये जुलाई तक हुआ और मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। मतलब सेटिस्फाइड मतलब होता है कि तैरना तो आता है, बट डर को लेकर सेटिस्फाइड नहीं था कि क्या सारा टेरर भाग गया है क्या। तो मैं फिर गया, आई वेंट टू लेक। कौन सी लेक में गए? हाँ, लेक वेंटवर्थ। एंड डाइव्ड ऑफ डॉक। डॉक जो होता है मतलब घाट, आप समझ सकते हो ना, कि ये जो वाटर बॉडी है और ये आपकी लैंड एरिया है, तो आपको यहाँ से और वाटर के अंदर तो ले जाने के लिए जो बनाया जाता है स्पेशल आर्टिफिशियली, नेचुरल हो तो अलग बात है, तो वो घाट होता है, उसमें थोड़ा सा सेफ्टी होती है, तो उसकी बात कर रहा है। तो मैंने जो है ट्रिक्स आइलैंड जो है ना, ये वेंटवर्थ लेक के ही आसपास है, तो मैं वहाँ से 2 मील तक तैर के गया क्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। ये भी वेंटवर्थ लेक के आसपास है, इसी की लोकेशन में है। फिर मैं क्रॉल है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, ये सब स्ट्रोक्स हैं, साइड स्ट्रोक है, सब मैंने मतलब मारना शुरू किया वहाँ पे, सारी चीज़ें आजमानी शुरू की, और बैक स्ट्रोक भी मैंने लगाया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार के लिए थोड़ा सा टेरर मेरे दिमाग में आ गया था दोबारा, जब मैं मिडिल ऑफ द लेक था। हाँ कि भैया अब तो मैं बीच में आ गया, तो मैंने अपना फेस अंडर किया, नीचे किया, एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, तो मुझे सिर्फ बॉटमलेस वाटर दिखाई दिया, बस उसी में शायद डर गया होगा हल्का सा। तो वो ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, वो पुरानी जो सनसनी है पूरे शरीर में फैल जाती है ना, पूरी फीलिंग्स की वजह से नसों में, है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सारी सेंसेशंस, तो वो थोड़ी देर के लिए वो डर दोबारा लौटा, बट इन मिनिएचर। किसी भी बड़ी चीज़ का जो छोटा रूप होता है, जैसे मान लें पूरे अर्थ का जो छोटा रूप है ग्लोब, तो ग्लोब इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, तो उसी प्रकार से वो डर मिनिएचर रूप में आता था, विशाल डर एक छोटे छोटे रूप में हल्का सा आता था, लेकिन मैं हंस देता था। यही होता है, हंस के डर को दूर करो। खैर मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर सकते हो, मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? इट फ्लेड एंड स्वाम ऑन, जब मैं उसको ऐसा कहता था तो भाग जाता था डर, और मैं स्वाम कर जाता था, तैर जाता था आगे तक। तो सारी चीज़ें मजाक की हो गई। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक रेसिडुअल डाउट्स बना हुआ था, यार सब कुछ तो ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन पूरी तरह गायब हो कि नहीं हुआ। तो एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब ये सब, मतलब ये जो ख्याल मेरे मन में इतना कुछ करने के बाद आया वेंटवर्थ लेक के आसपास, तो इसके बाद जब मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं हरीड वेस्ट, जब भी मुझे मौका मिला तो वेस्ट की तरफ चला गया, और टाइटन और कॉनराड मेडोज की तरफ चला गया। तो ये टाइटन जो है रिवर्स हैं, तो उसके आसपास का इलाका है कॉनराड मेडोज। मेडो मतलब होता है कि चारों तरफ मतलब फैला हुआ दूर तक हरा भरा मैदान, और उसके बाद कॉनराड क्रीक तक गया, ट्रेल मतलब जो रूट बना होता है जहाँ पे जाना है आपको, और मेडी ग्लेशियर तक गया। ये सारी चीज़ें मैं मैप में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ये लोकेशंस रूट्स हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप इनकी ज्योग्राफी जानें। एंड कैम्ड मतलब होता है कि मैं टेंट वेंट लगा के वहाँ पे हाई मेडोज़ में, मतलब मैं रुका भी बाय द साइड ऑफ वार्म लेक के बगल में मैंने टेंटिंग की अपनी, कैंपिंग की, और दूसरे सुबह स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े वपड़े उतारे एंड डाइव्ड ऑफ लेक में कूदा एंड स्वाम अक्रॉस द अदर शोर, और दूसरे किनारे तक पहुँच गया, फिर वापस भी आया जस्ट एज डव कॉफन, वो उसका फ्रेंड था, डव कॉफन, जो उनसे अच्छा तैर लेते होंगे, उनके अंदर डर नहीं था ना, शायद यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से डग कॉपन कर लेता था उस तरह से मैं कर रहा था। डग कॉपन बाद में डॉक्टर भी बने और काफ़ी फेमस है, अवार्ड मिला उनके लिए, उनकी सेवा के लिए, और चन्ना से भी इनका ताल्लुक है। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी और आनंद से चिल्ला उठा। एंड गिलबर्ट पीक, ये कैस्केड रेंज में आता है, तो वो मेरी आवाज़ को इको बना रहा था। तो आपने तो साइंस भी पढ़ी होगी, आप चिल्लाएं और सामने कोई यहाँ पे पहाड़ हो या कोई रोक हो तो आवाज़ वहाँ से लौट के आएगी, तो इको प्रोड्यूस करेगी। अब पहाड़ों में तो फिल्मों में आपने देखा होगा कितनी अच्छी इको बनती है, मज़ा आता है, लोग एंजॉय करते हैं उसको। आप एक कोने में खड़े हैं पहाड़ पे, बीच में खाई है, दूसरी तरफ पहाड़ है, चिल्ला के देखिए। द एक्सपीरियंस इज ए डीप मीनिंग फॉर मी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है।
कि ये जो एक्सपीरियंस था, जो मैंने पूल में महसूस किया, फिर डर को जो मैंने दूर किया, है ना, दोनों चीज़ें, इसका बहुत अर्थ है मेरे लिए। एज़ ओनली दोज़ हू हैव नोन स्टॉक टेरर। क्यों? क्योंकि वो लोग जिन्होंने स्टॉक टेरर मतलब नितांत आस-पास सिर्फ़ और सिर्फ़ डर और आतंक देखा हो, मौत देखी हो, सिर्फ़ वही इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस मीनिंग को जो मैं बताने जा रहा हूँ। एंड कंकर्ड इट। और दूसरी बात ये है कि टेरर देखा हो, यानी 100% आप टेरर के बीच में हो, और फिर आप 0% कर दें टेरर को अपने लिए, यानी आपने उस डर डर पे विजय पाई हो, वही व्यक्ति जान सकता है इस मीनिंग को। इट कैन अप्रिशिएट, उसे अप्रिशिएट कर सकता है, मतलब उसे पहचान सकता है और एग्री कर सकता है कि हाँ, इन डेथ देयर इज़ पीस। अब यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि उन्होंने मौत का भी सामना किया, मौत नहीं हुई, कि डेथ में पीस है, यानी मौत को वो शांति से जोड़ते हैं। कोई कोलाहल नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। देयर इज़ पीस इन डेथ। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि टेरर जो है वो फियर ऑफ डेथ में है। और यहाँ पे वो रूजवेल्ट का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने एक बार कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो अपने एक्सपीरियंस को, और जो रूजवेल्ट ने कहा था, रूजवेल्ट जो है वो जो ये जो आप देख रहे हैं इन सबके आपको मिल जाएंगे आंसर, इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर भी हम देते हैं वेबसाइट पे, कि वो 32nd, कि वो 32वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और उन्होंने अपनी इनॉग्रल स्पीच में, जो 1933 में वो बने थे राष्ट्रपति, और वर्ल्ड वॉर के दौरान भी वही राष्ट्रपति थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो उन्होंने ये चीज़ अपनी इनॉग्रल स्पीच में की थी, प्रेसिडेंशियल स्पीच में, क्योंकि हमें डर से ही डरना है। तो देखिए, एक फ़ियर हो गया जो डर है, और दूसरा फ़ियर हो गया मतलब उससे, इस डर से बचना, इस डर से दूरी बनाना, इस डर से पार पाना। जैसे जो ऑथर है वो पानी से डरता था, तो पानी के डर से डरना है, यानी पानी के डर से दूर रहना, पानी के डर को भगाना है। तो एक डर हो गया फ़ियर, दूसरा डर फ़ियर है इस फ़ियर को भगाना। तो ऑल वी हैव टू फ़ियर इज़ फ़ियर इटसेल्फ। हमें सबसे ज़्यादा जो डरना है वो डर से ही डरना है, यानी हमें अपने डर को दूर भगाना है। और जो ऑथर है उसका कहना है कि डेथ जो होती है वो तो पीसफुल होती है, लेकिन इसके पहले जो इसका जो डेथ की सोच के जो आतंक फैल जाता है दिमाग में, टेरराइज़ हो जाता है माइंड, उस चीज़ को से हमें बचना है। क्योंकि मौत में तो शांति है, डर मौत के ख़्याल में है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, तो कोई स्नेक बाइट होती है, तो उसको तो पहली बात उसके होश, मतलब वो होश में रहने की कोशिश की जाती है। तो जब व्यक्ति को पता चलता है मुझे सांप ने काट लिया, तो सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, वो अब तो मैं नहीं बचूंगा, जहर फैल जाएगा, तो वो जो फियर हो जाता है ना, तो लोग कहते हैं सांप के काटने के जहर से कम डर से आदमी जल्दी मर जाता है। तो इसी फियर से फियर करना है, मतलब ये जो डर है ना, इससे डरना है। जैसे कहते हैं गलत काम से डरो, भगवान से डरो, झूठ बोलने से डरो, किसी को कष्ट पहुंचाने से डरो। तो वो जो डर है, इसका मतलब ये है कि हमें वो नहीं करना है, हमें उससे बचना है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि सांप ने काट लिया, तो सांप ने काट लिया, तो उससे जो डर पैदा हो रहा है, डर से जो आतंक पैदा हो रहा है, उससे हमको बचना है। तो फियर हमें खा जाता है। मौत में तो शांति है, जो उसने एक्सपीरियंस किया था। यानी जो नरेटर कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि इन डेथ देयर इज ट्रैंक्विलिटी एंड पीस एंड अब्सेंस ऑफ फियर, दैट फियर ओनली एग्जिस्ट इन द एंटिसिपेशन ऑफ डेथ। हम सोच के घबरा जाते हैं। डर जो है ना, वो हमारी हमारी हम सोच, रियल सिचुएशन उतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती, हम एंटिसिपेशन में कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। ये जो डर है ना, ये हमें हलचल पैदा कर देता है हमारे दिमाग में। A lot of anxiety and apprehensions are associated with such fears. तो उनके कहने का मतलब है कि एंग्जाइटी एंड apprehension associated with the idea of dying can be more distressing than the actual experience of death. मौत का जो रियल सामना होता है ना, उसमें शांति होती है, उतनी डिस्ट्रेसिंग नहीं होती, उतनी कष्टदायी नहीं होती, जितना कि उसके पहले का जो हमारा डर होता है। इसके अलावा इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है ना, ये सब कुछ हमने वेबसाइट पे दिया है, थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा मैं स्क्रीन पे भी आपको दे दूँ। तो वो कहते हैं कि बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन, मैंने दोनों सेंसेशन जो है मैंने झेले थे। मैंने डेथ का भी सेंसेशन झेला, और डेथ के पहले का जो विशाल डर था वो भी मैंने देखा, महसूस किया। और दोनों का एक्सपीरियंस यहाँ बताया कि मौत के समय शांति है और उसके पहले हलचल। और जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि फियर से टेरर बनता है, तो वही चीज़ उन्होंने लिखी है कि मैंने दोनों सेंसेशन जो है महसूस किए हैं, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। तो मौत का जो फियर है, फियर से जो टेरर बनता है ना, वो भी मैंने महसूस किया। तो कहते हैं कि चूंकि मैंने दोनों सेंसेशन को महसूस कर लिया, डेथ को भी महसूस किया, वो पीसफुल स्टेट को, और उसके पहले का मैंने स्ट्रगल भी महसूस किया, तो दोनों चीज़ें मैंने कर ली। मतलब कहा जाए 100 आउट ऑफ 100 लेके आप पास हो गए इस मामले में। तो द विल टू लिव, विल माने होती है आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, रहने की जो जिज्ञासा है, मतलब जो मैं रहना चाहता हूँ, रहने की मेरी जो इच्छा शक्ति है,
वो और ग्रू हो गई और बढ़ गई और इंटेंस हो गई, मतलब इंक्रीज्ड इन लार्ज अमाउंट और घोर, मतलब मेरी जीने की इच्छा मेरी और घोर होती चली गई और तेज होती चली गई। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने नीचे कारण बताया कि एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, क्योंकि अब मैं अपने आप को रिलीज्ड महसूस कर रहा था। रिलीज्ड का मतलब होता है कि मुक्त, मुक्त का मतलब होता है फ्री, फ्री, पूरी तरह से फ्री था। क्यों? क्योंकि उसे जीवन की कला आ गई थी और उसने ग्रेट अचीवमेंट भी अचीव किया था कि मौत से लड़ के आया और उसके बाद पानी के डर पे उसने विजय प्राप्त की। तो इससे उसके अंदर जो कैपेबिलिटी पैदा हुई ना, उसने जीवन को फेस करने की नई शक्ति प्रदान की। और जब आपके पास पावर होती है तो यू आर नॉट वरीड, यू आर नॉट एंक्सस अबाउट एनीथिंग। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो और 100% या 200% प्रिपेयर हो, तो खुशी खुशी एकदम सीना तान के और मुस्कुराहट के साथ जाते हो। वहीं दूसरा सा बच्चा है, वो लिए हुआ है पेपर, किताब पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, कॉन्फिडेंस जीरो है, परेशान है। तो रिलीज्ड ये है, रिलीज्ड ये नहीं है। इसके रिलीज होने का क्या कारण है? वेल प्रिपेयर। तो ही इज़ वेल प्रिपेयर टू फेस द लाइफ, ही इज़ नॉट अंडर बॉन्डेज ऑफ फियर, ही इज़ नॉट बाउंड बाई एनी लिमिटेशंस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैराग्राफ में जो एक्सप्लेन किया गया है। तो वो कहते हैं कि मैं फ्री हूँ टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब। अब मैं ट्रेल्स मतलब रास्तों पे जा सकता हूँ, क्लाइंब कर सकता हूँ, मैं नई नई पीक्स को छू सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्रश असाइड मतलब एक तरफ रख देना, साइड में रख देना, क्योंकि मैं डर को साइड में रख सकता हूँ। अब इसके आप कई मीनिंग्स निकाल सकते हैं। मैं तो यहाँ बताऊँगा कि हम लाइफ में आगे जाते हैं। आप स्टूडेंट ही हैं, है ना? अब स्टूडेंट जो है, जो आलस को साइड में रख देता है, नींद को साइड में रख देता है, और अब मैं तो कहूँगा आजकल गैजेट्स को भी जो साइड में रख देता है, क्योंकि बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना अपनी स्टडीज़ से, और डिवोशन को ले लेता है, टाइम मैनेज करता है, पूरे फोकस में रहता है, स्टडी करता है, असाइनमेंट समय पे करता है, टारगेटेड स्टडी करता है, वेल स्ट्रेटेजी बना के चलता है, अपना गोल सेट करके चलता है और कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मतलब क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ब्रश असाइड, तो भैया वो तो आगे जाएगा। बाकी डेस्टिनी, क्योंकि हमारा काम है, हमारा वर्क चलते रहना। पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे वो किसी तीसरी शक्ति के हाथ में है, जिसे हम गॉड कह देते हैं। तो अब ये जो है, मैंने इसको ट्यूटोरियल को एक्सप्लेन किया, जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन किया। इसका जो भी मैटर आपको मिल जाएगा, तरह तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और हमने जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमसे पेड डिमांड हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास अरेंज कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे ऑनलाइन और आपकी जो भी क्वेरीज है उनको सॉर्ट आउट कर देंगे बहुत ही नॉमिनल पेमेंट पे। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल हेयर, स्टडी वेल, टेक केयर एंड स्टडी वेल, बाय बाय।